एमसीक्यूज कर लेने के बाद अब बारी है 2 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन करने की। काफी लोग टेबल वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो भी इसी वीडियो में करेंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना बड़ा आंसर लिखना है वो भी तुम्हें इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और सैंपल पेपर में ओपन ऑफिस के क्वेश्चन देखकर तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो टेंशन मत लो, ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस दोनों सिमिलर सॉफ्टवेयर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2 मार्कर वाले क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन वन टू मैनी रिलेशनशिप टू रिलेट 2 टेबल्स इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस में 2 टेबल्स को रिलेट करने के लिए वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात हमें करनी है इसमें, ठीक है। तो ये एक टेबल ए है और ये टेबल बी है, इसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है? A one-to-many relationship exists in a relational database when one row in table A is linked to many rows in table B. For example, ये एक authors table है और ये book की table है। तो हमने definition में देखा कि one row in table A is linked to many rows in table B. तो इसकी जो एक row है, for example ये वाली या ये वाली, तो author तो एक ही होगा बट उसकी multiple books हो सकती है, राइट। For example, ये वाली जो रो है इट इज लिंक टू मल्टीपल रोज इन टेबल बी, यानी कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। वो एग्जांपल हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, इन अ लाइब्रेरी डेटाबेस वन ऑथर कैन हैव मल्टीपल बुक्स, सो इन द ऑथर्स टेबल ईच ऑथर, यानी कि जो एक रिकॉर्ड है वो, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ये एक रिकॉर्ड है, कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल बुक्स, क्योंकि वो मल्टीपल बुक्स का ऑथर हो सकता है, राइट, इन द बुक्स टेबल। और ये जो 2 टेबल्स हैं वो एक कॉमन आइडेंटिफायर के थ्रू जुड़े होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि ऑथर आईडी एक कॉलम है टेबल ए में और टेबल बी में भी ऑथर आईडी है जो यूनिकली ऑथर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और दोनों टेबल को लिंक भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा रिडंडेंसी। डीबीएमएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स कीपिंग ऑल द डेटा इन अ डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलोइंग द सेम सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। यानी जो भी डेटाबेस में तुम्हारा डेटा स्टोर्ड है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर्ड हो और पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। अगर तुम पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो उससे डेटा की जो एक्यूरेसी है वो खराब होती है। जैसे डेट को स्टोर करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं, बट हमें डेटाबेस में डेट स्टोर करने के लिए एक ही रूल एस्टेब्लिश करना होगा जिसकी मदद से हम डेट स्टोर करेंगे डेटाबेस में। क्योंकि अगर हम दोनों मेथड्स का यूज करके डेट सेव करने लगेंगे तो डेटा कंपैरिजन के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि 13 डे है और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि मंथ 13 चल रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि तुम एक ही रूल फॉलो करोगे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेसी। Data redundancy refers to the unnecessary duplication of data within a database. It means having the same information repeated unnecessarily in a database. यानी एक database में एक ही information की multiple unnecessary copies store हो जाना, ये होता है data redundancy. But DBMS इसे solve करता है। वो एक फाइल की multiple copies को database में नहीं आने देता है। But हमें तो data consistency और redundancy explain करना था, तो हम 1 लाइनर में explain कर देंगे क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है, राइट। Write any 4 rules which is to be followed for creating strong password. Strong पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे 4-5 रूल्स हमें मेंशन करने हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें पासवर्ड की लेंथ 12 से 14 कैरेक्टर के बीच में रखनी चाहिए। हमें पासवर्ड को बहुत कॉमन नहीं रखना चाहिए, रिपीटेटिव वर्ड्स, डिक्शनरी वर्ड या नंबर लेटर सीक्वेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं रखना चाहिए। कोई पर्टिकुलर यूजर नेम या रिलेटिव का नाम हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो ईजी टू गेस होता है। हमें पासवर्ड को हार्ड टू गेस बनाना होता है, जिसके लिए हम उसमें नंबर्स इंक्लूड करते हैं, सिंबल्स इंक्लूड करते हैं, अपर केस लोअर केस लेटर्स इंक्लूड करते हैं। और सेम पासवर्ड हमें हर जगह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर एक साइट का हमारा डेटा हैक हुआ तो क्योंकि हमने सेम पासवर्ड यूज किया होगा तो बाकी साइट्स का डेटा भी हमारा हैक हो जाएगा। तो इन कुछ रूल्स को फॉलो करके हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 2 रोल्स के बारे में हमें बात करनी है। पहला है इनोवेटर रोल, यानी कि वो नए नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स इन्वेंट करते रहता है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग आइडियाज इन्वेंट करता है, राइट। दूसरा है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए एंटरप्रेन्योर को लोग चाहिए होते हैं, तो वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। अब यही चीज हमें इंग्लिश में अपने आंसर शीट में लिख के आनी है। फॉर एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट बाय ब्रिंगिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू मार्केट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज लीड्स टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेरियस ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आर नीडेड टू रन अ बिजनेस इफेक्टिवली। यानी बिजनेस को रन करने के लिए काफी सारे लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, राइट। हेंस द एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ unemployment which is a major problem in economic development. इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिस्ट एनी 2 चैलेंजेस टू फुलफिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए 2 चैलेंजेस को हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। पहला है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, दूसरा है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल। तो टेबल में बेसिकली हमने 3 टाइप की रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा था 1 शॉर्ट वीडियो में। 2 के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 1 टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में हमने ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा।
वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स वन रो इन अ टेबल कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल रोज इन अनदर टेबल। ऑथर और बुक्स टेबल की हमने बात करी थी कि ऑथर की एक रिकॉर्ड मल्टीपल बुक रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकती है और ये कनेक्टेड होगी थ्रू अ कॉमन कॉलम, ठीक है। व्हेन ईच ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल यानी टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेकंड टेबल, यानी टेबल बी में वो एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। टेबल ए के हर एक रिकॉर्ड टेबल बी के एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। एज वेल एज सिंगल रिकॉर्ड ऑफ द सेकंड टेबल में ऑल्सो बी रिलेटेड टू वन और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्स्ट टेबल। इसी के साथ साथ टेबल बी का भी जो एक रिकॉर्ड है वो भी टेबल ए के मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकता है, यानी मैनी टू मैनी। ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या था कि एक रिकॉर्ड यहाँ के मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप विद वन पॉइंट ओनली। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज प्राइमरीली रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को, उसके इनपुट्स को प्रोड्यूस करने के रिलेटेड और उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती हैं। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज in which manufacturing, trading, providing services and production are done on a small scale. Small scale entrepreneurship से मतलब है उन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, ट्रेडिंग हो रही हो या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या प्रोडक्शन हो रहा हो ऑन ए स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 4 R's एंड 1 U ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन स्किल यूनिट में हमने 3 R's पढ़े थे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। फोर्थ वाला अभी हम पढ़ेंगे। रिड्यूस मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमें कम करना या मिनिमाइज करना। रीयूज यानी मटेरियल्स को एक से ज्यादा बार यूज करना, ना कि उन्हें सिंगल यूज करके डिस्पोज कर देना। रिसाइकल मतलब वेस्ट मटेरियल को यूजेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट करना, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है वो कम होगा। रिप्लेनिश यानी टू रीस्टोर और रिप्लेनिश नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम दैट हैव बीन डिप्लीटेड और डैमेज्ड, यानी वो रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं उनको रीस्टोर या रिप्लेनिश करना। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन की वजह से किसी फॉरेस्ट का पूरी तरीके से क्लियर हो जाना, उसे रिप्लेनिश करने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना होगा, यानी और पेड़ लगाने होंगे। 1 U ऑफ सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है यूज वाइजली, जो इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर विद अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस। एक फॉर्म यूजर को डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सिस्टमैटिक तरीका प्रोवाइड करता है। इसका जो इंटरफेस होता है वो भी यूजर स्पेसिफाइड होता है, जिसकी मदद से डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल में स्टोर हुआ डेटा को यूजर देख सकता है, उसमें एंटर कर सकता है या चेंज भी कर सकता है। रिपोर्ट हेल्प करती है हमें टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज मैनर, यानी कि जो भी डेटाबेस टेबल्स में पूरा डेटा अवेलेबल है उसकी हमें समरी मिलती है रिपोर्ट्स के थ्रू। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। इसका सिंपल एग्जांपल है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, जो कि तुम्हारी पूरी साल भर की मेहनत को समराइज तरीके से बताता है कि ओवरऑल जो वर्क आउटकम है वो कैसा है और उसे वो दिखाता है इन अ क्लियर फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल A+ ग्रेड देके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रविंदर वांट्स टू क्रिएट अ टेबल इन DBMS। DBMS में रविंदर एक टेबल बनाना चाहता है जिसमें वो क्रिकेट प्लेयर्स की डिटेल स्टोर करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें नेम करना है ऐसे 4 कॉलम्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप्स जो कि वो इस टेबल में डाल सकता है। तो सबसे पहला वो कॉलम डालेगा प्लेयर ID, जिससे हर एक प्लेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए डेटा टाइप यूज होगा इंटीजर, यानी प्लेयर ID में नंबर 1, नंबर 2 ये सारी चीजें वो स्टोर कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट कॉलम इज प्लेयर नेम। इस कॉलम में वो प्लेयर का नेम डालेगा और इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे varchar। इसके बाद हम एक लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल 255। varchar 255 का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करी जा सकती है। अगर हम 255 से कम की स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल सौरभ नाम हम स्टोर करेंगे, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो डेटाबेस में सिर्फ इतना ही डेटा ऑक्यूपाई किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप यूज करते हैं और उसका हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करते 255 और उसके बाद हम सौरभ को एंटर करते इन द नेम, तो भले ही हम 7 कैरेक्टर्स ही यूज कर रहे होते बट इसमें स्टोरेज कितनी यूज होती, 255 कैरेक्टर्स के बराबर। तो इसलिए हम varchar 255 का यूज करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद हम जितने भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग इसमें डालेंगे सिर्फ उतनी ही स्टोरेज वो डेटाबेस में ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट कॉलम इज स्कोर। इसमें हम स्कोर स्टोर करेंगे प्लेयर का, तो इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे इंटीजर, फॉर एग्जांपल 50 51। नेक्स्ट कॉलम हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए डेटा टाइप यूज होगा डेट। तो इन डेटा टाइप्स को याद कर लेना, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें कॉलम नेम आइडेंटिफाई करना है और उनका डेटा टाइप बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन
क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें varchar और char के बारे में एक्सप्लेन किया था वो चीज अब इस वाले क्वेश्चन में यूज होगी। कॉलम नेम तो यहाँ पे सीधे सीधे दिए हुए हैं, इसको तो तुम खुद भी देख सकते हो, राइट। मेन बात होती है डेटा टाइप डिफाइन करने की। इसमें डेटा टाइप है varchar या char। अगर तुम इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप भी यूज करोगे और 1 2 3 4 इसकी लेंथ 4 स्पेसिफाई कर दोगे तो ये भी एक करेक्ट आंसर होगा। और अगर तुम varchar यूज करोगे और उसमें 4 लिख दोगे तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट इज नेम। नेम स्टोर करने के लिए हम varchar का यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है नेम वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है। किसी का नाम बड़ा है, किसी का छोटा है, तो हम एक मैक्सिमम नंबर डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 100, किसी का नाम 100 से बड़ा तो होगा नहीं, 100 कैरेक्टर से बड़ा। तो वेरिएबल कैरेक्टर्स हम नेम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होंगी। रन्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो रन्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे। जेंडर, हमने इसमें मेल और फीमेल ही स्टोर करना है, राइट। एक ही वर्ड हम स्टोर कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें CHAR1 ये लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था डेट डेटा टाइप यूज होता है। डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए डेट डेटा टाइप यूज होगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कॉजियल एजेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो मेंटल स्ट्रेस हमें किस वजह से होता है? फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आने वाले हैं या बहुत सारा असाइनमेंट हमें मिला हुआ है। सोशल स्ट्रेस हो सकता है, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, दोस्ती टूट गई है, या पीयर प्रेशर की वजह से तुम्हें सोशल स्ट्रेस हो सकता है। तो ये तुम खुद भी लिख सकते हो, इसमें याद करने वाली चीज़ ऐसा सच है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जस्ट लाइक फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में भी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। तो फाइल इज़ अ डिजिटल कंटेनर, एक डिजिटल कंटेनर जिसमें डेटा स्टोर होता है जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और कोड। और फाइल को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय अ यूनिक नेम एंड एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल एक इमेज फाइल है तो उसका कुछ नाम होगा और एक्सटेंशन होगा .png या .jpg। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .txt, पहले उसका नेम होगा और फिर .txt एक्सटेंशन होगा। तो फाइल एक डिजिटल कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज और कोड, और इसे आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अ यूनिक नेम और एक एक्सटेंशन। ठीक है। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम अलग अलग फोल्डर्स को रख सकते हो या फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। तो फोल्डर इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स एडिंग इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में यह हमारी मदद करता है फोल्डर्स। और फाइल क्या होती है? एक डिजिटल कंटेनर जिसमें अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर्ड होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज या कोड। गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की 2 क्वालिटीज बतानी। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, नए नए आइडियाज ट्राई आउट करते रहते हैं, पेशेंट होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। इसमें से तुम कुछ भी लिख सकते हो या अपने मन से भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या करते हैं? वो अपने बिजनेस के बारे में डिसीजंस बनाते हैं कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कहाँ सेल करना है, राइट। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नई नई चीजें ट्राई आउट करते रहता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो ढूंढता है नए तरीके जिससे वो अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ा पाए, एक नया आइडिया जो उसके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर। तो टेम्पलेट का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और फॉर्मेटिंग होता है, और उसकी मदद से तुम अलग अलग सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो क्योंकि उसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग होता है, उस वजह से जो भी तुम उससे डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें कंसिस्टेंसी आएगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। उसमें किस तरीके का फॉन्ट होगा, क्या कलर होगा, क्या स्पेसिंग होगी, वो फॉर्मेटिंग भी तुमने डिसाइड करी हुई है। तो इस वजह से जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनेगा उसकी फॉर्मेटिंग और लेआउट काफी कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, फॉर्मेटिंग है। तो उसकी मदद से तुम सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स और भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार तुमने टेम्पलेट बना दी, उसका इस्तेमाल करके तुम बाकी डॉक्यूमेंट्स इजीली क्रिएट कर सकते हो सिमिलर टाइप के। फॉर एग्जांपल तुमने रिपोर्ट कार्ड का एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे ग्रेड्स होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर होगी प्रिंसिपल की। तो इसकी मदद से अगला डॉक्यूमेंट भी तुम सिमिलर टाइप का क्रिएट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें बस डिटेल्स चेंज करनी और फॉर्मेटिंग और जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा तुम्हारा, राइट। यानी तुम उसे रीयूज कर सकते हो। और क्योंकि तुमने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, फॉर्मेटिंग डिफाइन कर रखी है, तो जो डॉक्यूमेंट बना वो भी काफी कंसिस्टेंट बने हुए हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट। अलग अलग वर्कशीट को मर्ज करने की क्या जरूरत होती है वो पूछ रहा है। वी नीड टू मर्ज वर्कशीट टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक सोर्स पे कंसोलिडेट करने के लिए हमें वर्कशीट को मर्ज करना पड़ता है। इससे हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना और कंपेयर करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्राइमरी की एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी की क्या होती है? एक ऐसी की जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे अंकित नाम है, फिर अखिल नाम है,
फिर एक और अखिल नाम है। अब इन दोनों अखिल को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम इन्हें एक रोल नंबर असाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3। तो ये एक कॉलम जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। It ensures that each row in a table is distinct and can be identified uniquely। इससे हम हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टेबल में। फॉरेन की क्या होती है? अब फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यानी मान लो ये स्टूडेंट्स टेबल है और ये इनकी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स टेबल है, जहाँ पे ये कौन सी बुक ले जा रहे हैं, कब ले जा रहे हैं, ये वाला डेटा स्टोर्ड है। तो जब प्राइमरी की कॉलम टेबल 2 में यूज होगा और ये टेबल 1 को लिंक कर रहा होगा, तो इस टेबल में इसे हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इससे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर होती है और डेटाबेस में कंसिस्टेंसी आती है। 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अभी हम टेबल के बारे में देखेंगे क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी ऊपर देखी हुई है। टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स जिसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जिसके अंदर हम रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज, जिसमें अलग अलग डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इसे तुम कलेक्शन ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, क्योंकि जो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के इंटरसेक्शन से बनता है उसे हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 3 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस। डेटा टाइप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। पहला डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है 2 ही चीजों को, या तो ट्रू फॉल्स, येस नो, राइट। यानी या तो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, येस होगा या नो होगा, हाई होगा या लो होगा, 0 होगा या 1 होगा। बेसिकली बाइनरी वैल्यूज होती हैं इसमें। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बाइनरी डेटा विच कैन बी आइदर ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, या फिर फॉल्स 0। नेक्स्ट हमारा इंटीजर डेटा टाइप, जिसकी मदद से हम होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्कोर को स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया था। नेक्स्ट हमारा वारचार यानी वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं जिनकी वेरिएबल लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल नेम को स्टोर करने के लिए, अब नेम में जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो वेरी करती है, इसलिए उसे स्टोर करने के लिए वारचार का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी डेवलपमेंट हैज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। With the enhanced use of internet, there are many problems that all of us are facing these days. What do you understand by internet security? Name and explain any one online threat. तो internet security के बारे में हमें बताना है और one online threat के बारे में हमें बताना है, ठीक है। Internet security refers to the measures taken to protect computer systems, networks and data from unauthorized access, cyber attacks and other online threats. यानी इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क को खतरा है, उन सभी चीज़ों से कंप्यूटर सिस्टम्स को और नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। उन मेजर्स की मदद से हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकते हैं, साइबर अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को और अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने डेटा को चुराने से बचा सकते हैं और ऑनलाइन थ्रेट से बच सकते हैं। एक ऑनलाइन थ्रेट है मालवेयर। One of the online threat is malware. Malware is a malicious software designed to infiltrate and damage computer system, steal sensitive information and gain unauthorized access to a network. Malware एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है और एक नेटवर्क पर अपनी अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकता है, यानी बिना परमिशन के हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ओवर इंटरनेट आर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर देखा था। यूज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट्स इंक्लूडिंग अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। Install and regularly update the antivirus software on your device to protect against malware, viruses and other online threats. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में मलेशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव करता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड करता है। तो इंटरनेट पे अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए और उसे रेगुलरली अपडेट भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 4 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस। अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है, जिसमें हमने बुलियन, इंटीजर, वारचार की ऑलरेडी बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशनिंग द ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। पहला है अरेंजमेंट, दूसरा है टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक ऑन अ इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस, यानी किस तरीके से जो ग्राफिक्स हैं
वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड हो रखे हैं। अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ द ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट भी है और ग्राफिक्स भी है, तो टेक्स्ट रैपिंग की मदद से हम ये डिफाइन करते हैं कि ग्राफिक्स के अराउंड किस तरीके से टेक्स्ट को रखा जाएगा। क्या वो ग्राफिक के ऊपर आएगा, साइड में आएगा, पीछे आएगा और उसके ऊपर ग्राफिक आएगा, वो चीज़ हम टेक्स्ट रैपिंग की मदद से डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस इंक्लूड अलाउइंग टेक्स्ट टू रैप अराउंड द ग्राफिक, प्लेसिंग द ग्राफिक इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट और अलाउइंग टू टेक्स्ट टू फ्लो ओवर और अंडर द ग्राफिक। राइट, यानी कि टेक्स्ट किस तरीके से ग्राफिक के साथ अरेंज होगा एक डॉक्यूमेंट में, वो टेक्स्ट रैपिंग की मदद से हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यन इज टू मच वरीड। ये वाली चीज हम नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी हम इनको आंसर कर पाएंगे, तो डायरेक्ट इन्हें ही पढ़ लेते हैं। सजेस्ट हिम अ वे बाय विच ही कैन बी अश्योर्ड दैट ही इज डूइंग सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो हमें आर्यन को एक ऐसी चीज बतानी है जिससे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर तरीके से कर पाए। तो हम आर्यन को ये सजेस्ट करेंगे कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर वेबसाइट्स पे करे। आर्यन कैन एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस बाय ओनली एंटरिंग हिज फाइनेंशियल डिटेल ऑन सिक्योर्ड वेबसाइट्स। सिक्योर्ड वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करने के लिए वो बेसिक ये स्टेप देख सकता है कि जो वेबसाइट है उसमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, यानी जो वेबसाइट का URL है उसमें HTTP ना हो, HTTPS हो, राइट, और साइड में एक लॉक बना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड्स टू इंस्टॉल इन हिज कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। अभी हमने ऊपर ये चीज़ देखी हुई थी कि मालवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। हेल्प हिम अंडरस्टैंड अबाउट फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? मछली पकड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं है ये। Phishing is like a scam where attackers pretend to be trustworthy to trick the people into giving them sensitive information like passwords or credit card details. फिशिंग एक ऑनलाइन स्कैम है जिसमें सामने वाला बंदा एक ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरह तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कहता है कि तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और अपनी डिटेल्स उसे दे सकते हो, और जैसे ही वो तुम्हारी डिटेल्स लेता है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेता है उसके बाद वो उसका मिसयूज करता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तुमसे ले ली और तुम्हारा पैसा उसने उड़ा लिया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, ही ऑल्सो थिंक्स दैट कुकीज आर हार्मलेस। आर्यन ये समझता है कि कुकीज से कोई हार्म है ही नहीं, वो तो हार्मलेस है। तो उसे हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कुकीज कैसे उसे हार्म पहुंचा सकती है। तो कुकीज़ के बारे में हमने पहले देखा था कि वो तुम्हारे ब्राउज़र पे इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। किस किस बारे में? फॉर एग्जांपल वो तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है, लॉगिन डिटेल्स स्टोर कर सकती है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, और अगर कंप्यूटर में मालवेयर अटैक हो गया तो उन कुकीज़ को स्टील करके जो हमारे हैकर्स हैं वो तुम्हारा काफ़ी सारा घाटा करवा सकते हैं। तो इसलिए आर्यन भाई कुकीज़ हार्मलेस तो नहीं है, घाटा तो ही कराती हैं भाई। गिव 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सेफ्टी। 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? पहला तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करना, दूसरा अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। राइट, जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज नहीं है वहां पे पहले तो विजिट ना करना और वहां पे जो सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं उन्हें इंस्टॉल ना करना। गिव एनी 2 फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स। तो फिसलने गिरने से बचने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारा मूविंग एरिया है उसे हमें क्लीन और क्लटर फ्री रखना है। जो वर्क स्पेस है उसे प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रखना है ताकि वहाँ पे लाइट आ सके और अंधेरे में हम किसी चीज़ से टकरा के ना गिर जाएं। तीसरा, वेयर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। ऐसे फुटवेयर पहनना जो इजीली फिसले ना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट। पहला इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और दूसरा है इंटरनेट हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। मान लो 2 फाइल्स हैं, फाइल A और फाइल B। फाइल A के अंदर फाइल B के शीट का एक हाइपरलिंक है और अभी ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, और अगर हमने फाइल A को अब दूसरे फोल्डर में डाल दिया तो ये रिलेटिव लिंक जो है वर्क नहीं करेगी क्योंकि इनकी रिलेटिव लोकेशन बदल गई। वहीं अगर हमने पूरा फोल्डर कहीं और मूव किया होता तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी भी वो 2 फाइल्स आपस में तो एक दूसरे से उसी तरीके से जुड़ी हुई है, यानी उसी फोल्डर के अंदर है, तो उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज नहीं हुई। तो जब तक रिलेटिव लोकेशन सेम है तब तक रिलेटिव हाइपरलिंक वर्क करेगी। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता तो वो तब तक काम करता जब तक टारगेट लोकेशन यानी फाइल B की लोकेशन चेंज नहीं हुई होती। फिर फाइल A को तुम कहीं पर भी रखो उससे टारगेट लोकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तो तब भी वर्क करती, बट रिलेटिव वाली तब वर्क करना बंद कर देगी जब उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज हो गई है। इंटरनेट हाइपरलिंक की बात करें तो एक ऐसी लिंक जो तुम्हें इंटरनेट पे मौजूद किसी वेब पेज या रिसोर्स पे रीडायरेक्ट करे वो एक इंटरनेट हाइपरलिंक होती है। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक वो लिंक होती है जो कि तुम्हें किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक पार्ट पे रीडायरेक्ट करेगी या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे रीडायरेक्ट करेगी, डायरेक्ट विद इन द सेम स्प्रेडशीट और टू द अनदर स्प्रेडशीट। इंटरनेट हाइपरलिंक स्टार्ट होती है HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के साथ, जिसके बाद डोमेन नेम होता है उसका।